गाइड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मोलरिटी, फॉर्मलिटी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग डिफिनीशन देख रहे हैं कि द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ और ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। हम इसको लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ solution that is equal to weight of solute जिसको हमें किस में लेना है, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, और वेट किस में लेना है, ग्राम में। तो हमारा जो फार्मूला निकल गएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो हमारी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर। और नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम मोलरिटी का फार्मूला जानते हैं, जो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter volume of solution। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं और स्ट्रेंथ में भी सॉल्यूट की बात करते हैं। तो अगर हमें किसी भी टर्म की मोल निकालना होता है तो हम कैसे बात निकालते हैं, हमारा जो फार्मूला होता है गिवन वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोग मोलरिटी के टर्म में लिखें, मोलरिटी इज इक्वल टू, अब देखिए गिवन वेट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए मोलरिटी के टर्म में लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर हम ये मान लें सॉल्यूट है मेरा, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें को V मान ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लोग V मान लें और ये किसमें है, लीटर, और कोई भी चीज़ लीटर को होता है तो हम उसको ml में चेंज करते हैं, तो अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल अभी हम इसको लीटर में ही रहने देते हैं। वॉल्यूम हमारा किसमें है, लीटर में। हेयर रियल रिप्रेजेंट लीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू W अपॉन लीटर। वॉल्यूम, यहाँ पे वेट क्या है, W। अगर हम इसको लिखें, इसको क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन M क्या है, मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर तो हमारा मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। मोलरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसके बराबर, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर
मास। हमारा फार्मूला क्या निकला? स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोलरिटी। अगर हम लोग मोलरिटी को डिफाइन करें तो क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। यहाँ पे देखिए जो हमारा टर्म होता है, यहाँ पे हम वेट ऑफ सॉल्यूट या कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किस में डिजॉल्व करते हैं? 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो मोलरिटी होता है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। जबकि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होते हैं वो किस पे? मास पे। जैसा हमने आपको एग्जांपल बताया था कि हमारा वेट चाहे आप गर्मी के मौसम में लें चाहे सर्दियों के मौसम में लें, वेट में कोई चेंजिंग नहीं आता। उसी प्रकार हम मोलरिटी को डिफाइन करते हैं। हमारा मोलरिटी का डेफिनेशन क्या निकलेगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। मोलरिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलरिटी का जो फार्मूला होता है, मोलरिटी स्मॉल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा? केजी में रहेगा। तो हमारा जो मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी हमने आपको बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मोलरिटी इज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। गाइड्स, ये आपसे किसी भी एग्ज़ाम में MCQ में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हम लोग क्या है? मोलरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी। गाइड्स, अगर हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। तो हम अगर इसका डिफिनीशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, तो ग्राम इक्विवेलेंट है तो हम लोग सकते हैं इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। इक्विवेलेंट अपॉन लीटर दैट इज आल्सो कैपिटल एन। द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी इज कैपिटल एन। आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? द वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज आइदर रिएक्ट्स विथ और डिस्प्लेस्ड बाई 1 gram ऑफ हाइड्रोजन और 8 gram ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 gram ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है कि द वेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का वह वेट जो 1 gram ऑफ हाइड्रोजन, 8 gram ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 gram ऑफ क्लोरीन से कंप्लीटली रिएक्ट करता है, वही उसका क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं इस प्रकार। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास
एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अब कहने का मतलब अगर हम किसी भी इक्विवेलेंट एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम उसका एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लिखेंगे अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर हमें क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें मालूम क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5 अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन दैट इज 1। तो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा 35.5। यहाँ पे देखिए अगर एग्जांपल में हम लोग क्लोरीन ले लें, क्लोरीन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन that is equal to atomic mass of element, atomic mass of chlorine is 35.5 upon valency of element, valency of chlorine that is 1, that is equal to 35.5। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी अदर एलिमेंट, किसी भी अगर कोई भी अदर एलिमेंट लेते हैं, क्लोरीन के अकॉर्डिंग सल्फर ही ले लें तो सल्फर में कितना होता है एटॉमिक वेट 32 होता है। तो वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2। यहाँ पे देखिए अगर हम लेंगे सल्फर का 32, वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, दैट इज इक्वल टू 16, दैट इज क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर। गाइड्स इसी प्रकार अगर हम लोग सॉल्ट का निकालते हैं तो उसके लिए होगा फार्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन, अब यहाँ पे हम क्या निकाल टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल, टोटल पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव वैलेंसी ऑफ मेटल या चार्ज कर सकते हैं ऑफ मेटल एटम। अब बात वैलेंसी की करें, क्या किसी भी एलिमेंट या एटम का वैलेंसी नेगेटिव होती है? नहीं, वैलेंसी ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम लोग एग्जांपल ले लें NaCl, अगर हम लोग को NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, अगर यहाँ पे देखिए मोलर मास ऑफ साल्ट, अगर NaCl का मोलर मास निकालें सोडियम 23, क्लोरीन 35.5 अपॉन, अब देखिए टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ मेटल एटम या टोटल वैलेंसी की बात करें, आप NaCl को जब 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये डिसोसिएट जब होगा किस में होगा Na+Cl-, तो इसकी जो वैलेंसी कितनी हुई 1। वैलेंसी की बात करें सोडियम किस वैलेंसी में रहता है 1 में, क्लोरीन 1 में, और चार्ज की बात करें +1 -1, तो चार्ज भी क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कितने चार्ज हैं 1, तो जो इसकी वैलेंसी आ जाएगी क्या आ जाएगी 1। तो अब इसकी हम बात करते हैं कितना, अब इसको हम ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे 23 + 35 ये कितना आ जाएगा 58.5 अपॉन 1, 58.5। अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl की बात करें तो कितना हो जाएगा 58.5। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग किसी एसिड बेस या आयंस की निकालते हैं, तो अगर हम लोग इसी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की बात करें, एसिड के केस में हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब एसिड की बेसिसिटी निकालनी है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी हम कैसे निकालेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन में जितना भी नंबर ऑफ डिसप्लेसिबल H+ आयंस इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। उस एलिमेंट में या उस मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ H+ आयन डिस्प्लेस होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी बेसिसिटी हो जाएगी। अगर हम लोग जस्ट अपोजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, अगर हम बेस की बात करें तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ
बेस अपॉन, यहाँ पे देखिए बेस की बात करें, एसिडिटी ऑफ बेस। अब एसिडिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसिडिटी, जो एसिडिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसिबल OH माइनस आयंस। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम एसिड के एग्जाम्पल की बात करें तो HCl ले लें। HCl में इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है। तो अब इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड। HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा? 35.5 Cl प्लस H का 1 अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी HCl में। अगर हम लोग HCl की बात करें तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना जाएगा? 36.5। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, अगर हम लोग H2SO4 की बात करें, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें H2SO4 का, तो 2 × 1 हाइड्रोजन सल्फर 32 प्लस 4 × 16 दैट इज इक्वल टू 98। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, H प्लस आयन, यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं? 2 हैं। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 98 मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन दैट इज 2 दैट इज इक्वल टू 49। सेम केस अगर हम लोग बेस की बात करें, बेस में भी अगर हम लोग किसी बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH, अगर हम लोग NaOH की बात करें तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ऑफ NaOH दैट इज इक्वल टू 23 सोडियम 16 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 40 एंड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। अब आप बताइए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं? 1 है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन दैट इज कॉल्ड एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस दैट इज 40। 40 क्या होगा हमारा? 40 हमारा इक्विवेलेंट वेट है। नेक्स्ट अगर हम ऐसे ही बात करें CaOH का होल ट्वाइस, इसका आप लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी में बात करते हैं आयंस की, अगर आयंस की हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस दैट इज इक्वल टू, अब आयंस का केस होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? फार्मूला मास, फार्मूला मास ऑफ आयंस, आयंस का फार्मूला मास अपॉन चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयंस। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर हम अल्मोनियम 3+, ये देखिए ये हमारा क्या है? आयंस है। तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहाँ पे देखिए फार्मूला मास ऑफ आयन, तो एल्युमिनियम का फार्मूला मास कितना होता है? दैट इज इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 अपॉन चार्ज ऑफ आयन एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 9 इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। गाइड्स आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर लिए इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी, मोललिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। थैंक यू।